मैं छात्रों के मामले पर राजनीति नहीं करना चाहता हूं। कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाए। पटना पुलिस ने जो बड़ा हथियार है वो इस्तेमाल किया है प्रोटेस्ट को खत्म कराने के लिए। हर दूसरे दिन लाठी चल रही है, उनको पता ही नहीं चल रहा है और नहीं पता चल रहा है, तब हम लोग जो भी आएगा उसके साथ हम लोग खड़े होंगे। आप लाठी चलाइए। कल पटना बिहार में जो हुआ उसके लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है। जैसे कल बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर नियुक्ति पत्र बांटे, या कल बिहार पुलिस और अधिकारियों ने लोकतंत्र में अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए छात्रों की पीठ थपथपाई, शाबाशी दी, या बिहार लोक सेवा आयोग ने पलक पावड़े बिछा करके प्रदर्शनकारी छात्रों को सुना और उनकी मांगे मानी, जिसके बाद छात्र हंसी खुशी अपने घर लौट गए। लेकिन ये सारी बातें व्यंग में ही कही जा सकती हैं, क्योंकि निकट इतिहास देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं घटा, ना ही घटने की संभावनाएं दिखी। और 29 दिसंबर को जो घटा उसके बाद तो यही कहा जा सकता है कि कितने लाठीचार्ज लगेंगे, कितने लाठीचार्ज काफ़ी होंगे इन छात्रों को घर भेजने के लिए, कितने लाठीचार्ज काफ़ी होंगे अपनी सरकार से अपेक्षाएं न रखने के लिए। प्रशासन के पास विकल्प नहीं बचता, तब लाठीचार्ज होता है। और फिर दिसंबर में लाठी खाया हुआ छात्र देखता है अपने निज़ाम को, अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, वही नीतीश कुमार जो 1974 में जयप्रकाश आंदोलन के समय बतौर छात्र पुलिस की लाठियां खा रहे थे, हिरासत में लिए जा रहे थे। लेकिन प्रशासन में जाने की इच्छा रखने वाले एक तरफ हैं और प्रशासन दूसरी तरफ है। हुआ क्या असल में कल? क्यों कल पुलिस एक बार फिर छात्रों पर लाठीचार्ज करने लगी? छात्रों की अगुवाई करने पहुंचे प्रशांत किशोर तब कहां थे और क्यों छात्र उनसे नाराज हुए? उनके वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। आज के लल्लन टॉप शो में बीपीएससी प्रोटेस्ट से जुड़े जरूरी सवालों पर बात करेंगे। नमस्ते, अपन हैं कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। Brought to you by Itel and Rise. आपको मालूम है कि बीते 13 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी के अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पेपर लीक के आरोपों के बीच उनकी मांग है कि 13 दिसंबर को हुई बीपीएससी परीक्षा को रद्द किया जाए और परीक्षा फिर से हो। इन प्रदर्शनरत छात्रों में से 7 छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने आमरण अनशन शुरू किया, लेकिन ये तमाम मांगें अब तक अनसुनी ही रहीं। फिर आया 28 दिसंबर का दिन। इस दिन बिहार पुलिस ने गर्दनी बाग प्रोटेस्ट साइट को एक तरह से सील कर दिया। खबरें आई कि एक तरफ तो लोगों को प्रोटेस्ट साइट पहुंचने से रोका जा रहा था और जो लोग वहां पहुंच जा रहे थे उन्हें बाहर नहीं आने दिया जा रहा था। इनमें एक नाम कोचिंग संचालक रहमान सर का भी था, जिन्हें इस दिन थाने पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पूछताछ के बाद स्पष्ट निर्देश दिए गए कि आप गर्दनी बाग नहीं जाएंगे। इसी दिन छात्रों के बीच जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर पहुंच गए। तब उन्होंने छात्रों से बात की, हर संभव मदद का वादा किया और कहा कि अगर पुलिस की लाठी पड़ती है तो भी छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। जब भी छात्र मार्च पर निकलेंगे तो वो मार्च लोकतांत्रिक तरीके से हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, जायज मांगों के लिए है। तो उस मार्च की अगुवाई करने के लिए प्रशांत किशोर और जन सुराज के साथी उन छात्रों के साथ चलेंगे, ताकि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि पुलिस कैसे लाठी चलाती है, और लाठी अगर चलाएगी पुलिस तो फिर उसका नतीजा वो लोग भी भुगतेंगे। भाई हम तो कल बोल के आए हैं, उसका असर आप खुद ही बता रहे हैं कि पुलिस बंदोबस्त कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर उनको कोई डर ही नहीं है, अगर उनको कोई मतलब ही नहीं है, कोई मामला नहीं है, तो फिर पुलिस प्रशासन को क्यों लगा रहे हैं? हम लोग तो आज भी फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, सरकार से, मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूँगा कि छात्रों की वेदना का संज्ञान लें। 29 दिसंबर, इस दिन पटना के आसमान में हल्के बादल थे, हवा ठंडी और छनती हुई धूप आ रही थी। इस दिन छात्र गांधी मैदान में जुटे। प्रशांत किशोर की कॉल पर छात्र संसद आयोजित हुई थी। ये छात्रों के अब तक के प्रदर्शन का सबसे बड़ा स्वरूप था। इस
आंदोलन को ग्राउंड से कवर कर चुके हमारे साथी रजत और राशिद बताते हैं कि इस छात्र संसद के पहले प्रशांत किशोर ने पटना के कोचिंग संचालकों और छात्रों से एक राउंड की मीटिंग की। इस छात्र संसद के लिए प्रशासन से बाकायदे अनुमति मांगी गई, लेकिन वो अनुमति मिली नहीं, उसे खारिज कर दिया गया। फिर प्रशांत किशोर पहुंचे गांधी मैदान, तर्क दिया कि यह कोई प्रोटेस्ट नहीं है बल्कि छात्रों की मीटिंग है। छात्र गांधी मैदान में जमा थे, संख्या 10,000 के आसपास रही होगी। शाम 4 बजे का वक्त हुआ। प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि छात्रों का एक डेलीगेशन, एक प्रतिनिधि मंडल अब राज्य के चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग के लिए जाएगा। पहली डिमांड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की थी, लेकिन चूंकि वो दिल्ली में थे लिहाजा चीफ सेक्रेटरी से ही मिला जा सकता था। इस मांग को लेकर के छात्रों के हुजूम के साथ प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया। रास्ते में पड़ा जेपी गोलंबर। छात्रों ने यहां पड़े पहले पुलिस चेक पोस्ट को तो हटा दिया, फिर वो दूसरे चेक पोस्ट पर पहुंचे और वहां भारी पुलिस फोर्स देख करके छात्र वहीं सड़क पर बैठ गए। खबरों की माने तो जेपी गोलंबर पर कुछ पुलिस अधिकारी आकर के प्रशांत किशोर से मिले। कुछ देर तक बातचीत हुई। इसके बाद प्रशांत किशोर की टीम ने बयान जारी किया कि चीफ सेक्रेटरी एक डेलीगेशन से मिलेंगे, वो डेलीगेशन यहाँ रहे और बाकी लोग अपने घर चले जाएं। कि यहाँ पर सरकार ने सरकार के जो प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ पर मौके पर उपलब्ध थे, उन लोगों ने हम लोगों के साथियों से बात करी है और ये आश्वस्त किया है कि विद्यार्थियों की मांग पर जो भी उनके डिमांड है उस पर डिस्कशन करने के लिए सरकार इस बात पर तैयार हो गई है कि 5 सदस्यीय जो विद्यार्थियों की समिति है वो अभी इसी वक्त चीफ सेक्रेटरी से जाकर बात करेंगे ताकि विद्यार्थियों की जो समस्या है, जो इनके मांगे हैं, इस पर कोई ना कोई निर्णय लिया जा सके। अगर चीफ सेक्रेटरी से बातचीत के बाद छात्र या छात्र संगठन बीपीएससी अभ्यर्थी अगर उनको संतुष्टि नहीं होगी तो फिर कल सुबह छात्रों के साथ बैठकर आगे के आंदोलन के आगे के कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। ऐसा कहने के बाद प्रशांत किशोर जेपी गोलंबर से उठकर गांधी प्रतिमा के पास चले आए। उनके साथ कुछ छात्र भी थे। करीब 1500 से 2000 स्टूडेंट जेपी गोलंबर पर मौजूद थे। खबरों के मुताबिक वो स्थानीय कोचिंग संचालक रमांशु सर के साथ थे। ठीक इसी मौके पर बिहार पुलिस एक्टिव हुई। उन्होंने जेपी गोलंबर पर बैठे छात्रों को हटाना शुरू किया। पहले थोड़ी बातचीत, फिर थोड़ा पानी और आखिर में ढेर सारी लाठियां। छात्रों को पटना की सड़कों पर दौड़ाया गया। वो भागते गए, जहां गिर गए वहां उन्हें घेर कर मारा गया। जिन रमांशु सर की अगुवाई में छात्र जेपी गोलंबर पर बैठे हुए थे, उन पर भी लाठियां बरसाई गईं। कुछ छात्रों की पानी की बौछारें खाकर गिरती हुई तस्वीरें आईं। कुछ की अपना या साथियों का सिर पकड़े खून रोकते हुए तस्वीरें आईं और कुछ की तस्वीरें आईं सलाम ठोकते हुए। ये सलाम किसे था? क्या ये हताशा में उठा हाथ था या फिर उम्मीद में या फिर प्रदर्शन जारी रखने के जुनून में? मैं बिहार सरकार को सलामी दे रहा था उनके कृत्यों पे। कौन से कृत्यों? सबको पता है, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या वो मोमेंट क्या था? मोमेंट के बारे में बताइए कुछ। उस मोमेंट के बारे में बताइए कुछ। क्या मोमेंट था वो जब हुआ? मोमेंट तो हाई वाटर कैनन यूज किया ही गया था। उसके बाद जो है लाठीचार्ज हुआ था और हम लोग सत्याग्रह सत्याग्रही गए थे। तो हमें सत्याग्रह करना था। हम सत्याग्रह की तरह से अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे थे। चूंकि इस कार्रवाई में वो ही छात्र पिटे थे जो जेपी गोलंबर पर मौजूद थे। गांधी प्रतिमा पर प्रशांत किशोर और उनके साथियों तक इसकी आंच नहीं पहुंची थी। लिहाजा चोटिल छात्रों को ये कहने का मौका मिला कि लाठी चार्ज के पहले ही प्रशांत किशोर मौके से भाग गए। हम अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। जो नेता लोग कह रहे थे कि अगर लाठी चलेगा तो हम आपके साथ रहेंगे, आज वो लोग कहाँ हैं? साहब कोई नेता किसी छात्रों के साथ, सिर्फ राजनीति हुई है। कोई नेता खड़े नहीं होता साहब, किसी का नाम मत लीजिए। इस कड़ाके ठंड में हमें देखिए, कड़ाके ठंड में वाटर कैनन का यूज किया गया। लाठी डंडों से हमें ऐसे कुत्तों की तरह भगाया गया जैसे हम लोग बहुत बड़ा उग्रवादी हैं। हम तो अपने हक मांग रहे हैं और ना किसी का कुछ। क्या हमने क्या बिगाड़ा है? कभी पत्थरबाजी की है, गाली गलौज किया है? अपना हक मांग रहे हैं। क्या लोग छुड़वाए हैं? जनगण मन गाते हुए किसको अरेस्ट किया जाता है? कहाँ का न्याय? कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जनगण मन गाते हुए अरेस्ट किया जाता है? बताओ हमको। नीतीश तुम बताओ, तुमसे जवाब लेंगे हम। और किसी से नहीं जवाब। जनगण मन गाते हुए किसको अरेस्ट किया जाता है? नीतीश पुलिस अरेस्ट कर रहा था हमको। मेल पुलिस
पुलिस पर आंदोलन कुचलने के इल्जाम लग रहे थे। वैसे में जवाब भी आना ही था। अधिकारियों ने जवाब देते हुए यहां तक कह दिया कि छात्रों पर लाठीचार्ज किया ही नहीं। उसमें ना तो उन्होंने 5 नाम ही दिए, ना ही व्यक्तियों को हमारे समक्ष लेकर आया गया। उसी में इन्होंने धक्का मुक्की शुरू की। उसके बावजूद प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। हम लोग वहीं बने रहे, हम खुद वहां पर खड़े रहे। उसके बाद भी इनसे अनुरोध किया, उनके बाद भी हम लोगों ने अनुरोध किया कि आपके द्वारा अगर किसी से मिलना चाहते हैं, चीफ सेक्रेटरी सर जो है खुद इन लोगों से मिलने के लिए तैयार थे, परंतु इनके द्वारा जो है खाली नहीं किया जा रहा था और ना ही अपनी मांग जो है आगे रखी जा रही थी। बार बार अनुरोध करने के बावजूद कि आप इस चीज को यहाँ खाली कर दीजिए, हम लोगों ने प्यार से सबको वहां से उठाया, फिर भी जो है ये लोग वहीं जमे हुए थे। उसके बावजूद जो है जब हम लोगों ने इनको वार्निंग दी कि हम आपको यहाँ से हटा रहे हैं, इनके द्वारा जो है अवरुद्ध किया गया। पूरा यातायात काफी घंटों से जो है यहाँ पर बंद था, लोग फंसे हुए थे उसमें। और उसके बाद जो है हम लोगों ने पानी का यूज किया। पानी के यूज में हम लोग भी साथ में उनके खड़े रहे। फिर भी हम लोगों ने कोशिश की कि उनको हटाया जाए या उनको जो है समझाया जाए, लेकिन जो है वो अपना चीजों को लेके अड़े हुए थे। ना ही कोई मांग रख रहे थे और ना ही किसी जनप्रतिनिधि जो भी उनके लीडर थे, लीडरशिप की कभी कहीं नहीं दिख रही थी। जो लीडर थे वो भी हमारे सामने नहीं आए, ना ही लोग हमारे सामने आए। फिर भी घायल छात्रों को पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और फिर एक अलग बहस शुरू हुई। आंदोलन किसका और नेतृत्व किसका? अगर आप ध्यान देंगे तो जब छात्रों ने गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट शुरू किया था तो शुरुआत में कोई राजनीतिक पार्टी इससे नहीं जुड़ी हुई थी, लेकिन आगे चलकर पप्पू यादव और प्रशांत किशोर ने छात्रों से मुलाकात की और आंदोलन का रंग पूरी तरह से बदल गया। ऐसे में जब 29 दिसंबर को प्रशांत किशोर की कॉल पर स्टूडेंट जमा हुए और उन्हें लाठियां खानी पड़ी तो ये सवाल फिर से मौजूद हो गया। लाठीचार्ज के कुछ देर बाद पटना मेडिकल कॉलेज में पप्पू यादव पहुंचे। उन्होंने घायल छात्रों से मुलाकात की। इसके बाद बयान आया राजद नेता और प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का। इल्जाम लगाया उन्होंने प्रशांत किशोर पर। जितने भी हमारे साथी थे, अभ्यर्थी थे, जिस प्रकार से उनको पीटा गया, लाठी चार्ज कराया गया, कई लोगों जो हैं बुरी तरीके से घायल हैं, पानी का बौछार किया गया इस ठंड के माहौल में, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और खेद प्रकट करते हैं। फिर देर रात 1 से 1:30 बजे के बीच गर्दनी बाग पर जमे हुए छात्रों के फोन एक्टिव हुए। उनके फोन से फेसबुक लाइव किया जा रहा था। फ्रेम में दिख रहे थे प्रशांत किशोर। छात्रों ने उनकी मौजूदगी का विरोध किया। इस मौके पर प्रशांत किशोर की वहां मौजूद लोगों से छात्रों से बहस हुई, जिसके हिस्से सोशल मीडिया पर वायरल हैं। सुन तो बात तो सुनिए, बात सुन लीजिए, बात सुनना चाहिए, बात सुन लीजिए। फिर 30 दिसंबर यानी आज की तारीख लगी। आज सुबह निर्दलीय सांसद पप्पू यादव सूबे के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिले। बाहर आकर पप्पू यादव ने कहा कि राज्यपाल ने बीपीएससी सचिव से बात की है और 4 जनवरी को पटना के बापू एग्जाम सेंटर पर होने वाली प्रारंभिक परीक्षा का आधार पूछा है। उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन से सीधा बातचीत की। उन्होंने कहा आप आइए, मैं बात करूंगा। डिटेल बातचीत उन्होंने की और उन्होंने कहा मैं डीएमएसपी साहब को भी बुलाऊंगा कि किस आधार पर उन्होंने लाठी चलाया और केस एफआईआर किया है। तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं मुख्यमंत्री जी से पर्सनली बात करूंगा। चौथी बात उन्होंने कही कि किस आधार पर 12,000 का एग्जाम होगा और 4 लाख का नहीं होगा। एक पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच, जो अन स्टेट में 3 बेंच है, 2 बेंच है, यहाँ एक ही बेंच है। तो एक ये मुद्दा, एक दूसरा यूपीएससी, इन दोनों मुद्दों पर बीपीएससी, दोनों मुद्दों पर इन्होंने पूरी इंक्वायरी की बात कही है। फिर दोपहर 11:30 बजे प्रशांत किशोर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खुद पर लगे आरोपों का जवाब दिया उन्होंने और अपने हिस्से के आरोप भी लगाए। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि भैया हम लोग यहाँ आ गए हैं, अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग को यहीं बैठे रहना है। कुछ लोग हम लोग की ओर से प्रयास कर रहे थे समझाने का कि भाई अगर आपको बैठना भी है तो चल के गांधी मैदान पर फिर बैठा जाए। हमने वहां बैठकर बुलाने की कोशिश भी की। कुछ छात्र नेता आए, कुछ नहीं आए। उसी दौरान करीब करीब वहां मेरे सिट आउट खत्म होने के 45 मिनट के बाद मुझे ये सूचना मिली कि पुलिस ने वहां पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया और फिर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया है। तो पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं।
प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। फिर ऐलान हुआ बिहार के चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग का। एक दिन पहले लाठीचार्ज और हिंसा की वजह से ये मीटिंग नहीं हो सकी थी, जबकि आज 2 समानांतर कोशिशें जारी थी। एक सांसद पप्पू यादव एक डेलीगेशन के साथ चीफ सेक्रेटरी से मिलने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसी ही एक कोशिश में प्रशांत किशोर भी लगे थे। फिर देर दोपहर खबर आई, प्रशांत किशोर की मीटिंग संपन्न हुई और प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। ये भी दावे सामने आए। मामला चाहे जो भी हो, जहां है वहीं है। हम लोगों ने अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से उनके सामने रख दी है। अब ये उन पर है कि इस पर त्वरित कार्रवाई हो। अभी हम साथियों ने मिलने के बाद ये जो लोग लौट कर आए हैं तय किया है कि 48 घंटे का समय, 2 दिन का समय हम लोग को सरकार को देना चाहिए लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ध्यान में रखकर। चूंकि चीफ मिनिस्टर आज शायद पटना में नहीं है, रात में लौटेंगे, तो हम लोग 48 घंटे तक चीफ मिनिस्टर के आने का और आज जो चर्चा हुई है उस पर अधिकारीगण मिलकर जो निर्णय लेना चाहते हैं, क्योंकि मुझे जो बताया गया है कि बैठक के दौरान भी उन्होंने कहा है कि ये सब जांच जो हम 24 घंटे में भी करा सकते हैं। तो उन्हीं बातों का, क्योंकि मैं तो वहां था नहीं, लेकिन उन सभी बातों का सार जो है मिलकर हम लोगों ने तय किया है कि अगर, और ऐसी मेरी समझ भी है कि अगर सरकार चाहे तो अगले 48 घंटे में इसका एक उपाय, आगे का रास्ता निकाला जा सकता है। वहीं उन छात्रों की भी प्रतिक्रिया आई जो चीफ सेक्रेटरी से मिलने पहुंचे हुए थे। बातें रख दी है। एग्जाम का हमारा मुद्दा था, उसको मैंने रखा है और जो ये पॉजिटिव रिस्पांस है उन्हें बड़ा संज्ञान ली जा रही है। जो मुद्दे हमारे जो आरोप है मतलब जांच होगी, उसके बाद निर्णय आ जाएगा। क्या बोला, आपकी सारी बातों को सुन ले रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम इस पे एक्शन ले रहे हैं और जो भी होगा हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। क्या आप लोगों ने दिया? साक्ष्य हम लोग सब दिए हैं। ये बापू सेंटर का जो हुआ है 18,000, वो तो कैंसिल है, मगर नहीं 18,000 वो कैंसिल है। वो एक सेंटर नहीं है, तो बल्कि 20,000 जो रिजल्ट होगा वो 35 सेंटर के बराबर है। रद्द को लेकर आपने कुछ? हाँ बिल्कुल जो हमने बोला कि रिजल्ट का 90% परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हुआ है बापू सेंटर में, तो कहीं से 2 इक्वल पेपर को 2 अनइक्वल पेपर को आप इक्वल कैसे बना सकते हैं? इसके अलावा और क्या गतिविधियां रहीं, बता रहे हैं हमारे साथी पत्रकार और अभी हाल ही में पटना से लौटे रजत। 29 दिसंबर को 12 बजे प्रशांत किशोर कॉल देते हैं कि गांधी मैदान में सभी छात्र इकट्ठा हों और छात्र संसद होगी और बैठ के एक साथ ये फैसला लिया जाएगा कि अब आगे क्या करना है, आगे की रणनीति क्या होगी। सारे छात्र इकट्ठा हुए, कहा जा रहा है तकरीबन 10,000 छात्र गांधी मैदान में एक साथ इकट्ठा हुए थे। उसके बाद पहले ये फैसला हुआ कि एक डेलीगेशन चीफ सेक्रेटरी के पास जाएगा और अपनी बात रखेगा। उसके बाद कुछ और बातें हुई, फैसला ये लिया गया कि अब पूरी भीड़ के साथ सीएम आवास की ओर कूच करेंगे। कूच किया भी, जगह जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखा था। पहला बैरिकेड तोड़ा गया तो आगे पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने रोका तो छात्र सड़क पर ही बैठ गए। उसके कुछ देर बाद कुछ पुलिस के अधिकारी आते हैं, वो प्रशांत किशोर से बात करते हैं और फिर प्रशांत किशोर एक मीडिया में बाइट देते हैं। वो कहते हैं कि प्रशासन हमसे बात करने को तैयार है, चीफ सेक्रेटरी डेलीगेशन से बात करने को तैयार हैं और एक डेलीगेशन चीफ सेक्रेटरी से बात करने जाए और बाकी लोग वापस जाएं। ये कहने के बाद ये मैसेज, हालांकि क्योंकि कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं थी, माइक था नहीं वहाँ पे, तो ये मैसेज कहा जा रहा है कि मिसकम्युनिकेशन की वजह से सभी को कन्वे नहीं हो पाया और प्रशांत किशोर ये बात कह के मीडिया से बात करके गांधी मैदान, गांधी प्रतिमा के नीचे आकर वापस बैठ गए। उसके बाद जो वहाँ पर बचे लोग बैठे रहे, बताया जा रहा है 2-2.5 हज़ार लोग वहाँ पर बैठे रहे। कुछ देर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कुछ देर उनको हटाने के लिए कई बार कहा गया, लेकिन वो नहीं हटे। उसके बाद पहले वाटर कैनन छोड़ा गया, उसके बाद बेदर्दी से लाठियाँ चार्ज हुई हैं। कई लोग घायल हैं, कई अस्पताल गए हैं। इस मामले में कई लोगों पर एफआईआर हुई है, कुछ शिक्षक भी घायल हैं, कुछ लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसके अगले दिन आज 30 तारीख को एक डेलीगेशन गया चीफ सेक्रेटरी जो अमृतलाल मीणा हैं, बिहार के चीफ सेक्रेटरी, उनसे मुलाकात करने। उस डेलीगेशन का कहना है कि हमने अपनी सारी बातें उनके सामने रखी हैं, लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने ना ही हमारी मांगों पर हाँ कहा है, ना ही ना कहा है। वो कह रहे हैं कि हम देखेंगे, हम कोशिश करेंगे। और छात्रों की तरफ से 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 48 घंटे तक कोई पुख्ता जवाब नहीं आता है तो शायद छात्र कुछ और रणनीति बनाएंगे। तब ये देखना होगा कि 48 घंटे में क्या फ़ैसला आता है। उस फैसले से छात्र कितने संतुष्ट हैं, या ये प्रोटेस्ट ख़त्म होगा या ये कोई नया रूप लेगा। जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। शुक्रिया। अब 48 घंटों तक गेंद प्रशासन और आयोग के हाथों में है।
उनके फैसले पर निर्भर करेगा कि ये आंदोलन अब किस दिशा में जाएगा और छात्रों के भविष्य का फैसला किस आधार पर होगा। जरूरी है कि जल्द इसका हल निकले, क्योंकि इस आंदोलन की आंच दूसरे शहरों तक भी पहुंच गई है। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक छात्र संगठनों ने आरा, बेतिया, सीवान, बेगूसराय, बक्सर और समस्तीपुर में सड़क जाम करके प्रदर्शन किए हैं। प्रदर्शनकारियों ने समस्तीपुर पटना रोड को जाम कर दिया। जाम के कारण कई गाड़ियां फंस गईं। 3 घंटे बाद पुलिस ने यह जाम खुलवाया। वहीं रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन के दौरान दरभंगा में बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन 1 घंटे रुकी रही। आरा में बक्सर पटना पैसेंजर ट्रेन को रोक करके रखा गया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटा करके ट्रेन को रवाना कराया। इसके अलावा दिल्ली के मुखर्जी नगर और जदयू पार्टी ऑफिस से भी छात्रों के प्रदर्शन की खबरें सामने आती रहीं। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। तमाम अपडेट्स हम आप तक लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल रुख करते हैं सुर्खियों का। मैच के बाद मैच, राइस ट्राई तो कर। नया राइस निकोटीन गम, पाए अपना पैक vrise.com से। पहली सुर्खी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। हरियाणा पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के समर्थन में सोमवार को किसानों ने पंजाब बंद रखा। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक किसान 140 जगहों पर हाईवे और रेलवे ट्रैक पर बैठे। इस दौरान अमृतसर, जालंधर, पानीपत, दिल्ली और अमृतसर जम्मू मार्ग पर वाहनों का आवागमन बंद रहा। पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ समेत सभी यूनिवर्सिटी ने आज होने वाले एग्जाम स्थगित कर दिए थे। पंजाब बंद की वजह से रेलवे ने वंदे भारत समेत 163 ट्रेनों को रद्द कर दिया। पुणे से जम्मू तवी जा रही झेलम एक्सप्रेस को जालंधर कैंट स्टेशन पर रोक दिया गया। 500 से ज्यादा रूटों पर बसों का संचालन भी बंद रहा। गैस, पेट्रोल पंप और मार्केट भी बंद रहे। सुनते हैं किसान नेताओं को। जिस तरह से पंजाब बंद का हमने 2 बड़े फोरमों ने देश के, किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल ने आह्वान किया था, हमें नहीं लगता भी कहीं जाकर आज हमने किसी को बोला भी आप दुकान बंद कर लीजिए, आप कारोबार बंद कर लीजिए, आप कुछ ऐसा ना करें। लोगों ने लगभग अपने मन से पंजाब बंद को आज अभी तक जो हमें खबरें मिल रही हैं बंद किया हुआ। बाकी बंद के दौरान क्या गतिविधियां रही, सुनते हैं मौके पर मौजूद पत्रकारों को। पंजाब बंद की कॉल पर अब 4 बजे रास्ते खोल दिए गए हैं। ये मोहाली का आयसर चौक है, एयरपोर्ट रोड, जहां पर सुबह 7 बजे से पूरे इस रास्ते को बंद कर दिया गया था और 7 बजे से किसान इस चौक पर बैठे हुए थे और यहां से आवाजाही जो एक तरफ बरनाला, बठिंडा, पटियाला की है एयरपोर्ट तक और दूसरी तरफ रोपड़, लुधियाना, पूरे चंडीगढ़ की है, तो उस खरड़ एयरपोर्ट रोड को अब खोल दिया गया है। और आयसर चौक पर आप देखिए कि जो आवाजाही थी, लोगों की जो कतार में इंतजार कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना था और पंजाब बंद के चलते सुबह से इंतजार कर रहे थे, तो अब वो भी यहाँ से निकलना शुरू हो चुके हैं। और दोनों तरफ किसानों की ओर से जो बैरिकेडिंग की गई थी, पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग की गई थी, उसको भी अब हटा दिया गया है। और पंजाब में आज पूरे दिन भर पंजाब बंद रहा। 200 जगह, ये पूरा 200 से ज्यादा जगह ये धरना, हाईवे जाम, चक्का जाम पूरा नजर आया। अलग अलग विजुअल्स नजर आए जिसमें दुकानें, पूरा बाजार और पूरा रोड ठप नजर आया, आवाजाही बंद थी। और साथ ही 221 के करीब लगभग ऐसी ट्रेन थी जिनको या डाइवर्ट किया गया है और रीस्केड्यूल किया गया, जिसकी डिटेल्स रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से भी साझा की गई। दिन की अगली सुर्खी है दिल्ली से। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ऐलान किया कि अगर उनकी पार्टी दिल्ली में दोबारा सरकार बनाती है तो वो पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू करेंगे, जिसके तहत मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 रुपए हर महीने भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो 31 दिसंबर को कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से इस योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। लेकिन जिस समय अरविंद केजरीवाल ये ऐलान कर रहे थे, उस समय उनके आवास के बाहर वक्फ बोर्ड से जुड़े इमाम प्रदर्शन कर रहे थे। कह रहे थे कि उन्हें 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है। हम पिछले महीने से कहते हैं ना, अंधेरे में तीर मार रहे हैं। हम मुख्यमंत्री से मिले, हम एलजी से मिले, हम एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, छोटे बड़े जितने अफसर हैं तमाम से हम मिल लिए हैं, लेकिन हमें कारण पता नहीं चल रहा है। ये कहते हैं फंड है हमारे पास, फंड है तो रिलीज क्यों नहीं करते, हमारे पास तक क्यों नहीं आ रहा है। ये भी कहते हैं कि साहब हम तो इमामों की तनख्वाही नहीं रोकते और हम खड़े हुए हैं।
अरविंद केजरीवाल बाहर निकलकर यही कह दें कि हमने तो सैलरी दे दी है, आप क्यों आए हैं? आए तो सही बाहर, वो तो हमसे मिलना ही नहीं चाहते। आप देख रहे हैं, थर्सडे आए थे, उनके पीए ने वादा किया था कि आप सैटरडे आ जाओ, आपकी मुलाकात कराऊंगा। शनिवार को फिर आए हम लोग, मुलाकात नहीं कराई। फिर हम आज मजबूरन आए हैं और आज इस नियत से आए हैं कि अगर ये लोग नहीं मानेंगे और सैलरी रिलीज नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तो बैठेंगे फिर हम यहीं। केजरीवाल के इस चुनावी वादे पर आई उनके राजनीतिक विरोधियों की प्रतिक्रियाएं भी सुनिए। पिछले कई वर्षों से मंदिर के पुजारी और ग्रंथियों को वेतन मिले, इसकी मांगों को लेकर लगातार दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का घेराव कर रही थी। मंदिर के पुजारी, साधु संतों ने भी इसका घेराव किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक नहीं सुनी। भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर कोर्ट में गई। 2022 में हमने एक पिटीशन हाई कोर्ट में डाली और 2024 में भी डाली, जिसमें एक ही विषय रखा कि क्या कारण है कि दिल्ली की सरकार 2013 से मौलवी और इमामों को तनख्वाह दे रही है, पंडित, पुजारी और ग्रंथियों को तनख्वाह क्यों नहीं दे रही। और उस कोर्ट की जो अगली डेट है वो 21 तारीख है, जहां अरविंद केजरीवाल को ये जवाब देना है कि क्यों हम मौलवियों और इमामों को तनख्वाह दे रहे हैं, पुजारी और ग्रंथी को क्यों नहीं दे रहे। अब जब इन्हें लगा कि कोर्ट में जवाब देना है और चुनाव सर पर है, खाली मौलवी इमामों से गुजारा नहीं चलेगा, तो अब इन्होंने भगवान राम का सहारा लेना शुरू किया है। भाई, पुजारी, ग्रंथी और इमाम को पंजाब में तो दे नहीं सके आप, जबकि आपकी सरकार है। और यहाँ के इमामों का मानदेय आपने बंद कर रखा है, 1.5 साल से ऊपर हो गया है। तो नई घोषणा जान करके कर रहे हैं। इधर 10,000 करोड़ रुपया लोन भी केंद्र से मांग रहे हैं, पैसा है नहीं। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। बिक्की जॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नाव। अंधेरा मुझे प्रिय है, मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा। फिर अपनी आजा गुफाओं में आप मेरा फेवरेट गाना है बस। आजा गुफाओं में अभी ना एक AI से बनेगा ताऊ जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।